हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 का सेकंड लेसन जिसका नाम है इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कंपनी है, कौन कौन सी सर्विसेज हमें देते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। आप एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने लाइफ इंश्योरेंस पढ़ लिया था। अब इसमें हम पढ़ेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल लाइफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हेल्थ इंश्योरेंस को। अब जैसे कि आप जानते ही हैं, जो हेल्थ है हमारी, वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बोल भी रहा है कि हम जैसे कि इलनेस है, जो भी इंजरी है, हम उनको एंटिसिपेट तो नहीं कर सकते, यानी हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं। हमें कभी भी कोई भी मेजर डिजीज हो सकता है ना। हमें कभी भी रात भर में हम सोते सोते मलेरिया हो सकता है, हमें है डेंगू हो सकता है, कोई भी गंभीर बीमारी हो सकती है। तो ऐसे में हमें क्या है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अब जब भी हमें कोई गंभीर बीमारी होती है तो ऐसे में हॉस्पिटल में क्या है, जब भी हम एडमिट होते हैं तो डॉक्टर आता है और लंबा चौड़ा बिल दे देता है कि आपका ऑपरेशन होगा, 1 लाख लगेगा, आपको ये बीमारी होगी, इतने हजार रुपए लगेंगे, इतना महंगा इंजेक्शन आएगा ना। तो जो ट्रीटमेंट का जितना भी खर्चा होता है मेजर डिजीज का, वो काफी ज्यादा होता है, जो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में लाइफ इंश्योरेंस के लिए हमने अमित का एग्जांपल देखा था। अब ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपको कैंसर हो जाता है तो कैंसर में जो बोतल चढ़ाई जाती है कैंसर को कम करने के लिए, वो एक ही बोतल की कीमत है 50,000 रुपए। और देखिए, अगर आपको साल में अगर गंभीर कैंसर है, मतलब ज्यादा स्टेज का कैंसर है, तो एक साल में 17 से 19 बोतलें चढ़ाई जाती हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो बोतलों का कितना खर्चा आएगा। और देखिए, जितनी भी मेडिसिन वगैरह होती हैं वो भी कितनी ज्यादा कॉस्टली होती हैं, 18 से 20 लाख रुपए तक की होती हैं। और भी कई सारे आपको बिल्स वगैरह, हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स वगैरह, अगर आप एडमिट हो जाते हैं तो उसका बिल देना पड़ेगा। और जो कंसल्टेंसी फीस होती है, वो भी अगर डॉक्टर से आप वो करते हैं ना बातचीत कि क्या बीमारी है, डॉक्टर भी अपनी फीस वगैरह लेता है। और देखिए, जो केमोथेरेपी होती है उसका भी एक्सपेंडिचर अलग से होता है। और भी जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं ना, आपको कोई बीमारी तो नहीं, उसका जो टेस्ट किया जाता है वो भी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। तो अगर देखिए, सबका अगर हिसाब करा जाए तो आपका खर्चा कम से कम 25 लाख रुपए तक का बैठेगा। तो देखिए, 25 लाख बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम होती है। इसमें कईयों के घर बिक जाते हैं। तो ऐसे में हमें बताया गया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो देखिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है एक टाइप का ऐसा इंश्योरेंस है जो आपकी कवरेज में हेल्प करता है। कोई भी इंजरी हो जाती है आपको, या कोई भी आपकी मेडिकल कंडीशन या सर्जिकल ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं, तो उसमें रिकवरी करने में या कवरेज देने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको गारंटी देती है कि जब भी अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कोई इंजरी हो जाती है, आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो हॉस्पिटल का जितना भी एक्सपेंसेस होगा, दवाइयों से लेके खर्चा जितना भी है, वो सब वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। और देखिए, जो कई इंश्योरेंस कंपनी होती हैं जो एग्रीमेंट करवा के रखती हैं हॉस्पिटल्स के साथ कि वो मतलब कैशलेस ट्रीटमेंट करना होता है। अगर उनका जो प्रीमियम लेने वाला जो भी पॉलिसी होल्डर है, अगर वो इंजर्ड हो जाता है, तो ऐसे में एग्रीमेंट हुआ होता है हॉस्पिटल के साथ, हॉस्पिटल उसकी कैशलेस ट्रीटमेंट करेगा, पूरी देखभाल करेगा और उससे कोई भी पैसे नहीं लेगा। और देखिए, जो गवर्नमेंट होती है वो भी हेल्थ इंश्योरेंस को इंकरेज करती है बाय द प्रोवाइडिंग अ टैक्स ब्रेक। मतलब जो भी खर्चा वगैरह आता है उसमें वो टैक्स नहीं लेती है। तो ऐसे क्या है, वो हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस लें। अब देखिए, आपको एक पिरामिड बना के दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहला कारण है कि जो मेडिकल कॉस्ट है वो कंटिन्यूअसली राइज करती रहती है ईयर टू ईयर। मतलब हर साल दवाइयों के रेट बढ़ जाते हैं और जो भी ट्रीटमेंट वगैरह उसके भी दाम बढ़ते रहते हैं। इन्फ्लेशन के जो भी है ना, इन्फ्लेशन क्या हेल्थ केयर पे भी असर डालती है। तो जितनी भी दवाइयां हो गई, डॉक्टर की फीस वगैरह होगी, कंसल्टेंसी हो गई, तो जो भी चीज है ना वो सब पे बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाता है। अब देखिए, दूसरा कारण ये है कि मान लीजिए इमरजेंसी में कोई किसी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने बोल दिया आज ही के आज आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या है, आपको काफी ज्यादा वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपना फंड अरेंज करने में। तो जल्दी से कोई भी इतनी जल्दी तो कोई बड़ी अमाउंट ला नहीं सकता। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अगर कितना भी अगर इंपॉर्टेंट मतलब 25 लाख भी डॉक्टर बोल दे तो वो सारा इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपको फंड अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको गारंटी देती है कि अगर आपकी जो 30 बार अगर आपको इलनेस हो जाता है, मतलब गंभीर बीमारी हो जाती है 30 बार, तो 30 बार वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे देगी। और 80 सर्जिकल प्रोसीजर को देगी। मतलब अगर आप 80 बार भी अगर अपना सर्जरी करवाते हैं, हाथ पैर सर किसी की भी सर्जरी करवाते हैं 80 बार, तो 80 बार आपको फ्री ट्रीटमेंट होगा आपका। और देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस से आपको एक सिक्योर फ्यूचर मिलता है। आपको कभी भी पैसों की टेंशन नहीं रहेगी अपने हेल्थ को लेकर। जब भी अगर आपका कोई भी बीमार पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपका पूरा इलाज फ्री में होगा। मतलब फ्री में तो नहीं होगा, आपको तो प्रीमियम के पैसे देने ही पड़ेंगे, लेकिन ये है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, बताया गया है कि 73 मिलियन इंडियंस सफर
फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज, मतलब शुगर की बीमारी इंडिया में काफी लोगों को है। आपके घर में भी कई लोगों को डायबिटीज होगी, तो इंडिया में कई जो ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज हो रखी है, तो उनके लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ऐसे में काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि जो डायबिटीज की दवाइयां होती है वो काफी ज्यादा महंगी होती है, उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी काफी ज्यादा महंगा होता है। तो ऐसे में जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए जो नंबर है 73 मिलियन, अब ये प्रिडिक्शन की गई है कि 2025 तक ये जो संख्या है वो 134 मिलियन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो डायबिटीज की बीमारी है वो कितने लोगों को बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, कि मतलब अगर आप हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं तो आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो सब इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है। अब देखिए इसमें भी एक शर्त है, जब अगर आप प्रीमियम लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो उस टाइम पे आपकी पूरी मेडिकल कंडीशन मतलब चेक किया जाता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, सब कुछ देखा जाता है। अब देखिए उस टाइम पे जब चेक किया जाता है उस टाइम पे आपको कोई बीमारी नहीं है, तो उस जब भी आपको कोई बीमारी हो जाती है तब आप इंश्योरेंस प्लान को क्लेम कर सकते हैं। अब मान लीजिए जब भी आपने इंश्योरेंस प्लान लिया, मान लीजिए उस टाइम पे आपको कैंसर है, तो ऐसे में जब भी आपको वो इंश्योरेंस लेते हैं तो एक तो पहली बात आपको इंश्योरेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको पहले से कोई बीमारी है वो भी डेंजर, और अगर मिल भी जाता है तो ऐसे में आप क्लेम करेंगे तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए बोल रहा है कि आप क्लेम तभी कर सकते हैं जब आप इंश्योरेंस प्लान लेते हैं उस टाइम पे वो बीमारी आपको ना हो, तभी आप प्लान को क्लेम कर सकते हैं। और जब भी आप कोई प्लान लेते हैं उस टाइम पे आपको वो बीमारी है तो उस बीमारी के लिए आप क्लेम नहीं ले सकते। अगला है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज। अब देखिए प्री का मतलब है पहले और पोस्ट का मतलब है बाद में, यानी जब भी आप एडमिट होते हैं उससे पहले का जो भी चार्ज है, जैसे डायग्नोस्टिक चार्ज हो गया, फिजिशियन फीस हो गई, तो ऐसा कोई भी आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, सब इंश्योरेंस कंपनी देगी। और जो बाद में जब एडमिट होने के बाद जो चार्जेस लगते हैं, जितने भी दिन आप रहते हैं हॉस्पिटल में, उसका हर दिन का कुछ ना कुछ चार्ज होता है, तो वो सब भी इंश्योरेंस कंपनी ही देगी। अगला है लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी। अब देखिए जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर होते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रोवाइड करवाते हैं, उनको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDA के द्वारा एक लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको प्रोवाइड करवानी होती है। तो देखिए जो लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी है इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो आप उसको वापस से रिन्यू करवा सकते हैं, और इसमें जो भी आपकी एज लिमिट है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, यानी आपकी एज देखिए बिगर आप अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो देखिए इसमें जो अपर एज लिमिट है उसको हटा दिया गया है, तो ऐसे में जो हमारे माता पिता यानी पेरेंट्स हैं और जो सीनियर अडल्ट है यानी जो सीनियर सिटीजन है, जैसे आपके दादा दादी हो गए, तो उनके लिए जो ये बेनिफिट है ये काफी ज्यादा अच्छा है, ये फीचर है उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे में क्या है, उनके लिए जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हैं उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं। अगला है कैशलेस ट्रीटमेंट, यानी अगर आपने पॉलिसी ले रखी है, अगर आप पॉलिसी होल्डर है, तो आपको अपना जब भी ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको कोई भी कैश देने की जरूरत नहीं है, आप पूरा ट्रीटमेंट अपना कैशलेस करवा सकते हैं, पूरा फ्री में करवा सकते हैं। अगला है नो क्लेम बोनस। अब देखिए जो इंश्योर्ड पीपल है, जो भी इंडिविजुअल है जिसने भी पॉलिसी ली है, उसके लिए भी ये फायदेमंद है। क्या है, अगर वो मान लीजिए क्लेम नहीं करता है तो ऐसे साल भर साल जो उसका प्रीमियम है ना, उसकी जो प्राइस है वो कम होती रहती है। अब मान लीजिए जो इस साल है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसकी प्रीमियम है 1 लाख रुपए, तो आप अगले साल देखेंगे तो 90,000 हो जाएगी, अगले साल 80,000, तो ऐसे कम होती जाती है अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो। अगला है नो रूम रेंट कैपिंग। तो अब देखिए जब भी आप एडमिट होते हैं तो आप जिस कमरे में रुकते हैं तो उस कमरे का, हॉस्पिटल के कमरे का आपको रेंट देना पड़ता है कि आप इतने दिन रुके तो आपको इतना रेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको कोई भी रेंट वगैरह नहीं देना पड़ेगा, सारा जो रेंट का खर्चा है वो सब कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपको कोई भी खर्चा नहीं देना है। अगला है मेडिकल चेकअप। तो देखिए जो भी आपका चेकअप वगैरह होता है, जो भी उसमें पैसे वगैरह लगता है वो सब कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपको कोई भी खर्चा नहीं देना है, आपका सब चेकअप वगैरह खर्चा वगैरह पूरा ट्रीटमेंट आपका फ्री। अगला है टैक्स बेनिफिट्स। तो देखिए अगर आप कोई सा भी इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे वो लाइफ हो गया, हाउस हो गया, हेल्थ हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कोई सा भी इंश्योरेंस लेते हैं उसमें आपको टैक्स बेनिफिट देखने को तो मिलेंगे ही। और देखिए जितने भी टैक्स डिडक्शन मिलते हैं तो ये सेक्शन याद कर लीजिए, सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये सबके जो ये इंश्योरेंस वाला एक्ट है इसमें सबको क्या टैक्स डिडक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर आप अपनी वाइफ के लिए, अपने चिल्ड्रंस के लिए या अपने माता पिता के लिए जिनकी उम्र 60 साल से कम है, अगर उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपकी जो इनकम टैक्स है उसमें 25,000 रुपए तक आप बचा सकते हैं। और अगर आपके माता पिता की उम्र 60 साल से ऊपर है, मतलब 60 अबव है, तो उनके लिए अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आप 50,000 रुपए तक बचा सकते हैं। अगला है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब देखिए आप सबको पता ही है, जब भी अगर कोई आपको गंभीर बीमारी हो जाती है तो हम सबसे पहले किसको बुलाते हैं, एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस आती है टू 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 करके और आपसे क्या है, मोटी रकम ले लेती है कि हमने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया तो हमारे पेट्रोल का खर्चा, हमारे पहुंचाने का खर्चा दीजिए, तो वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आपने पॉलिसी ली है तो ये सारे बेनिफिट्स थे हेल्थ इंश्योरेंस के, आप इनको याद कर लीजिए, पेपर में आ सकता है। अब देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ये भी कई टाइप की होती है, तो हम अब यही देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ पॉलिसीज ऑफर्ड बाय वेरियस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन से पॉलिसीज देती है और हमारे लिए कौन सा बढ़िया है। तो इसको हम एक टेबल से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला है फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान।
तो देखिए अगर आप ये हेल्थ प्लान लेते हैं तो इसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है। आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता-पिता। अगर आप ये सिंगल पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपके पूरे घर की इंश्योरेंस हो जाती है। अगर आपके बेटे को कुछ हो जाता है, आपके माता-पिता को कुछ हो जाता है, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ प्लान। तो अगर आप ये वाला इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी क्रिटिकल इलनेस है, आपको कोई भी गंभीर बीमारी है जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कैंसर हो गया, तो जो क्रिटिकल इलनेस है ना, तो इसमें जितना भी आपका खर्चा होता है ये सारा इस पॉलिसी से आपका कवर हो सकता है। अगला है टॉप अप हेल्थ प्लान। अब देखिए जैसे कि आपका जब चार्ज खत्म हो जाता है तो आप टॉप अप करवाते हैं ना, वैसे ही ये वाला हेल्थ प्लान है। अगर आपने जो भी प्लान लिया है, अगर उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं लेकिन कुछ चीजें जो है वो कवर नहीं होती है, तो आप ये प्लान ले सकते हैं। इसमें क्या है, जो भी आपका मेडिकल बिल वगैरह हो गया, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए, वो भी इसमें कवर हो सकते हैं। अगला है सीनियर सिटीजन हेल्थ प्लान। तो ये जो प्लान है ये सीनियर सिटीजन के लिए है, जिनकी एज 60 साल से अबव है, उनको एक क्वालिटी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट देने के लिए है। इसमें काफी सारे ऐसे जो महंगे ट्रीटमेंट होते हैं वो शामिल होते हैं, उनका सारा खर्चा वगैरह इस प्लान से कवर हो जाता है। तो जैसे कि डोमिसियरली हॉस्पिटलाइजेशन और साइकाइट्रिक केयर, तो ऐसे महंगे महंगे ट्रीटमेंट जो भी है इन पॉलिसी से कवर हो सकते हैं। अगला है इंडिविजुअल हेल्थ प्लान। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप ये प्लान लेते हैं तो किसी इंडिविजुअल के लिए लेते हैं, या तो आप अपने लिए लेते हैं, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपने माता पिता के लिए। तो किसी एक इंडिविजुअल के लिए आप ये प्लान ले सकते हैं। तो उसमें जो भी उसको कोई क्रिटिकल इलनेस होती है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई भी सर्जरी होती है, या फिर कोई भी आपको रूम रेंट पे लेना है, आपको आपका कोई भी केयर करवाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, तो सब इस पॉलिसी से आपका कवर हो जाएगा, लेकिन किसी इंडिविजुअल के लिए। अगला है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो देखिए ये इंश्योरेंस पर्सनल होता है, जो आप ये खुद के लिए लेते हैं। अगर आप कार वार चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो अगर ऐसे में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप पैरालाइज हो जाते हैं, आप मतलब अपंग हो जाते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, अगर आपके हाथ पैर कट गए, आप या तो हाथ पैर टूट गए तो भी आपको कवरेज मिल जाएगा। अगर आप परमानेंटली डिसेबिलिटी हो गई, मतलब आपका हाथ कट गया, पैर कट गया, तो भी आपको उससे मतलब पैसे मिल सकते हैं। और अगर आपकी डेथ भी जाती है एक्सीडेंटल, तो आपके घर वालों को पैसा मिल जाएगा। तो ये तो हो गई हेल्थ की बात। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को। तो देखिए जितना जरूरी आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, उतना जरूरी आपके लिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी है। तो देखिए जब भी आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो इससे आप क्या करते हैं, आपका जो भी घर का जितना भी सामान है, आपके बिजनेस का जितना भी सामान है, गुड्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, जो भी चीजें हो गई, उसके लिए आपके इंश्योरेंस लेते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में कोई भी सामान चोरी हो गया, आपके घर में आग लग गई, आपके घर में सिलेंडर फट गया, तो क्या होगा कि आपके घर का क्या नुकसान हो गया। तो ऐसे में जब भी आप ये प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेते हैं तो सारा आपको क्या पैसे मिल जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। और आपने कई मूवीज में देखा भी होगा, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जो भी अरबपति होते हैं, वो अपना जानबूझ के खुद का नुकसान करवा लेते हैं ताकि उनको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाए। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है पहले वो पूरी रिसर्च करवाती है, जांच करवाती है। अगर जब जांच में साबित हो जाता है कि आपकी वजह से नहीं हुआ है, आपका इसमें दोष नहीं है, तो ही आपको क्लेम मिल सकता है। अगर ये पता चला कि आपने जानबूझ के ये करा है, तो आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो देखिए जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, एक टाइप का ऐसा पैकेज होता है कि इसमें एक ही पॉलिसी से आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। इसमें आपका घर आ गया, बिजनेस आ गया, आपके घर का पूरा सामान ए टू जेड सब आ जाएगा। आपका जो भी इक्विपमेंट है, आपका जो भी जो सामान है ना, सब इसमें एक ही पॉलिसी में इंक्लूड होता है। आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज होगी, आपके जितने भी एसेट्स हो गए, सब इसमें आ जाएंगे। और देखिए बोल भी रहा है कि जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है ये आपकी हर चीज कवर कर लेता है, जैसे कि आपका फायर रिलेटेड हो गया, थेफ्ट यानी चोरी से रिलेटेड, हवा से रिलेटेड, हवा आई आपका घर उड़ गया, अगर धुआं आ गया तो आपके घर में धुआं भर गया, आपका घर पूरा काला वाला पड़ गया, है ना, लाइटनिंग, अगर बिजली गिर गई आपके घर में, घर उड़ गया आपका, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। अब देखिए आपने जान लिया कि क्या क्या चीजें इसमें कवर होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इसमें कवर नहीं होती हैं, जैसे कि वाटर फ्लोडिंग। अगर बाढ़ आ जाती है तो ऐसे में आपके घर का कोई भी आपको इंश्योरेंस वगैरह क्लेम नहीं कर सकते। अगर पानी तीस सुनामी आ जाती है, साइक्लोन आ जाता है, अगर अर्थक्वेक आ जाता है, टेररिस्ट आपके घर पे टेररिस्ट का अटैक हो जाता है, या फिर वॉर चल जाती है ना, एक दो देशों के बीच में वॉर हो जाती है, उस फिर किसी ने तोप मारी, आपका घर उड़ गया, तो ऐसे में आप इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम नहीं कर सकते। अब आप देख ही सकते हैं तुर्की में कितना बड़ा भूकंप आया है, कितने हजारों घर गिर गए हैं, तो अब इंश्योरेंस पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनी कितनों को अब क्लेम देती फिरेगी, है ना। तो ऐसे में जो अर्थक्वेक हो गया और जो भी जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनमें कम ही क्लेम देती है। अब है कॉस्ट कवर्ड अंडर द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवरेज। आपको 3 प्रॉपर्टी कवरेज के बारे में बताया गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही बताए गए हैं, तो देखिए इसमें भी घपलाबाजी चलती रहती है। अब देखिए पहला है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको रिपेयर करवाना चाहते हैं या रिप्लेस करवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके किसी सामान में आग लग गई, आपको उसकी जगह दूसरा सामान लेना है, तो उसके बदले में आपको क्या, उसके बदले की जितनी भी वो महंगा सामान है ना, कॉस्ट, उसके बराबर की आपको कॉस्ट मिल जाएगी। या आपको उसके बदले में कोई और सामान लेना है, मान लीजिए आपके घर है 1 लाख रुपए का, अब आपका घर जल गया, अब आपको 1 लाख रुपए का और घर चाहिए, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट की जगह आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में क्या होता है, किसी भी सामान के रिप्लेसमेंट के बजाय आपको कॉस्ट मिल जाती है। अगला है एक्चुअल कैश वैल्यू।
तो देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई सामान है, मान लीजिए आपके पास एक अलमारी है, वो 5 साल पुरानी है, अगर वो नष्ट हो जाती है, जल जाती है या टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, अगर आपको उसके बदले में आपको पैसे चाहिए, तो आपको क्या है, कोई नई अलमारी लेनी है। मान लीजिए जो अलमारी थी 5,000 रुपए की थी, अब आपको कोई अलमारी लेनी है 1 लाख रुपए की है, तो आपको 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि उसी अलमारी की जो 5 साल पुरानी है, जिसकी रुपीज है 5,000 रुपए, तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। तो इसी को बोलते हैं एक्चुअल कैश वैल्यू, जो सामान की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, कितने साल पुरानी है, उस टाइम पे कितनी थी, तो उतनी वैल्यू के आपको पैसे मिलेंगे। अब देखिए आपने समझा कि जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवरेज है वो कितने टाइप के होते हैं। अब आप समझेंगे जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है वो कितने टाइप का होता है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के टाइप कितने होते हैं, तो आप उसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट मत लिख कर आ जाना, ये ऊपर वाला अलग है, ये कवरेज का है, और ये नीचे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का अलग है। तो पहला प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है होम ओनर्स इंश्योरेंस। तो देखिए इंडिया में ये मोस्ट कॉमन टाइप है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का, तो सबसे ज्यादा लोग इसी को लेते हैं। तो जैसा कि इस पॉलिसी का नाम है होम ओनर्स इंश्योरेंस, तो ये जो ओनर्स की प्रॉपर्टी है ना, जो भी जो घर का मालिक है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका इंश्योरेंस होता है। तो जैसे कि आप ओनर है और आपका घर है, आपको अपने घर का इंश्योरेंस लेना है, तो आप ये प्रॉपर्टी वाला इंश्योरेंस यानी होम ओनर्स इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका कोई भी लॉस होता है, उसको कोई भी दिक्कत आती है, कोई चोरी सामान हो जाता है, कोई आग वगैरह लग जाती है ना, तो ऐसे में आपको जो भी फाइनेंशियल लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगला है रेंटर इंश्योरेंस। अब देखिए अगर मान लीजिए आपका खुद का घर नहीं है, आप रेंट पर रहते हैं, किसी और का घर है लेकिन आप उसमें रहते हैं, लेकिन उसमें जो सामान है वो तो आपका ही है, भले ही घर किसी और का है लेकिन उसके अंदर का जो सामान है वो तो आपका ही है। तो आप जब भी रेंटर इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका घर का कोई भी नुकसान होता है तो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपके कोई सामान का नुकसान हो जाता है घर में, अगर घर में आग लग जाती है और आपका सामान जल जाता है, तो आप ये इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आपके कपड़े हो गए, आपकी कोई भी ज्वेलरी होगी, आपका फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और भी जो आपका घर का सामान है उसको कोई अगर नुकसान पहुंचता है तो आप ये वाला इंश्योरेंस से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे घर आपका नहीं है, घर में आग लग जाती है लेकिन आपका सामान सब सेफ है, तो आप ऐसे में क्लेम नहीं कर सकते। अगला है फायर इंश्योरेंस। तो जैसे नाम से आपको पता लग रहा है किसके लिए, आग के लिए। जब भी आपके घर में आग लग जाती है तो आप ये इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए आप ऐसे में सोच रहे होंगे कि मेरे घर में बाई चांस चोरी हो गई, हवा से मेरा घर उड़ गया ना, वो बिजली गिर गई, तो ऐसे में जो मेरे को इंश्योरेंस लेना चाहिए तो वो पूरे घर का लेना चाहिए, तो मैं सिर्फ फायर इंश्योरेंस ही क्यों लूं। तो देखिए इसके पीछे मेनली दो कारण हो सकते हैं, या तो जो आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं ये थोड़ा सस्ता पड़े बाकी इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें सब चीजें कवर हो जा रही तो वो थोड़े कॉस्टली भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली फायर के लिए तो ये थोड़ा कम प्राइस का हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपका घर किसी ऐसी चीज के पास है जहाँ पे आग लगने की संभावना ज्यादा है। मान लीजिए आपका घर पेट्रोल पंप के पास में है, तो ऐसे में आपके लिए फायर इंश्योरेंस लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कब लंका दहन हो जाए और आपका घर भी स्वाहा हो जाए। अगला है कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो ये भी एक टाइप का फायर इंश्योरेंस है और ये भी हाईली पॉपुलर है इंडिया में। तो ये इंश्योरेंस उसके लिए लिया जाता है जैसे कि ऑफिस हो गया, वेयर हाउस हो गया, रिटेल स्टोर्स हो गए, है ना, ईटेरीज हो गई, मतलब जो भी ऐसे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, मॉल वगैरह हो गए, तो उनके लिए इंश्योरेंस लिया जाता है, क्योंकि जो ऐसी चीजें होती है कमर्शियली होती है, मतलब इसमें काफी लोगों का आना जाना रहता है, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, होटल वगैरह हो गए। तो अब देखिए किसी को पता नहीं कौन सा कोई गुस्से में आए और आग लगा के चले जाए, तो ऐसे में ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस। नाम से तो समझ गए होंगे किसके लिए है। तो नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं, अर्थक्वेक हो गया, हुरिकेन हो गया, स्टॉर्म हो गया, फ्लोड, साइक्लोन, ये सब चीजें हो गई। तो ऐसों के लिए ये वाला इंश्योरेंस होता है। अब देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके ऊपर होता है कि या तो वो कवरेज दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जैसे अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ वगैरह आ गई, तो ऐसे में जो वो है कवरेज वो नहीं देती है। लेकिन ये जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं ऐसे में जो भी प्रॉपर्टीज होती है उनका काफी भारी नुकसान हो जाता है, जैसे कि आप एग्जांपल के तुर्की का भी एग्जांपल ले सकते हैं, हजारों घर ऐसे पत्तों की तरह ढह गए हैं, तो ऐसे में जो ओनर है उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में एक स्पेशल टाइप का ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस। तो ऐसे में ये आपकी प्रॉपर्टी को सिक्योर करता है ऐसे किसी भी डिजास्टर से। तो देखिए सिक्योर तो कर रहा है लेकिन मोटा माल भी मांगेगा। अगला है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है ये एक टाइप की ऐसी स्कीम है जो आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड करवाती है आपके प्रीमियम पर। जब भी आप ये इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम लेंगे तो उस पर जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम करेंगे तो उसको आपको हाई रिटर्न देखने को मिलेगा, आपको 50 लाख रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए ये वाला जो इंश्योरेंस होता है ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, किनको, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं ना, जो सेंटर, स्टेट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो काम करते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में जो कर्मचारी हो गए, और जो गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो यूनिवर्सिटीज होगी गवर्नमेंट की, जो उसमें जितने भी लोग जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, जो भी लेक्चरर वगैरह होते हैं, और भी जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए ये जो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है होती है। तो देखिए जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है यानी PLI, ये हमारी जो ओल्डेस्ट इंश्योरर इन द कंट्री, यानी हमारी कंट्री की सबसे पहली जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो यही है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये कब स्टैब्लिश हुई थी, 1 फरवरी को 1884 में। तो मतलब लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत इसी से हुई है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस।
तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो जो भी पॉलिसी होल्डर होता है वो अपने लिए एक नॉमिनी चुन सकता है। जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाएगी तो सारा पैसा वगैरह नॉमिनी को मिल जाएगा। अगला है लोन फैसिलिटी। तो जब भी कोई पॉलिसी होल्डर ये पॉलिसी लेता है तो उसके साथ उसको लोन फैसिलिटी भी मिलती है। तो देखिए, जो भी पॉलिसी होल्डर है, जो भी पॉलिसी लेता है, तो वो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके बिहाफ पर जो भी रीजन का या जो भी सर्कल का जो भी हेड है उससे वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो भी उसकी पॉलिसी के वो अपनी पॉलिसी को गिरवी रखकर लोन ले सकता है। तो देखिए, कोई जो आम आदमी है वो ऐसा नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ले सकता है। ये सिर्फ वही ले सकते हैं जो ऑफिसर वगैरह होते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं ना, एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट के, सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं। अगला है पॉलिसी रिन्यूएबल। तो जो भी पॉलिसी होल्डर है वो अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवा सकता है। अब देखिए किन शर्तों में करवा सकता है। अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो अपने जो प्रीमियम है उसको 6 महीने तक ना भरे तो ऐसे में जो वैलिडिटी होती है पॉलिसी की वो कम हो सकती है 3 साल से। और अगर पॉलिसी होल्डर 12 महीने तक ना भरे तो अगर पॉलिसी में लैप्स आ जाता है तो ऐसे में जो उसकी जो इफेक्ट है वो 3 साल से बढ़ जाती है। अगला है डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो देखिए, जो भी पॉलिसी होल्डर होता है अगर वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को घुमा देता है या लॉस कर देता है तो ऐसे में ये फैसिलिटी उसको दी जाती है कि हम आपको डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे। अगला है कन्वर्जन ऑफ पॉलिसी। अब देखिए, जो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसको कन्वर्ट करके हम एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में करवा सकते हैं। और अगर हम चाहें तो एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी को दोबारा कन्वर्ट करवा के एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान में करवा सकते हैं। अब है बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। आखिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं? तो देखिए, जब भी एक पॉलिसी होल्डर या पॉलिसी लेता है तो उसको इनकम टैक्स बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, जब पॉलिसी होल्डर ये पॉलिसी लेता है तो पॉलिसी में उसको और भी कई सारी चीजें मिलती हैं, जैसे असेसमेंट, लोन, कन्वर्जन, सरेंडर एंड पेड अप वैल्यू ऑप्शंस। अब देखिए, इंडिया में जो भी सर्कल के अंदर जो भी पॉलिसी ट्रांसफर की जाती है उसका जो भी प्रोसेस है वो पूरा फ्री होता है। और देखिए, इसमें आपको पासबुक फैसिलिटी भी मिल जाती है। आप इससे ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे प्रीमियम मैंने कब कब पे करा है, और जो भी लोन की ट्रांजेक्शन वगैरह सब आप पासबुक पे एज अ प्रूफ के तौर पर रख सकते हैं। तो ये भी आपको मिलती है फैसिलिटी। और देखिए, जब भी आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको कई सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे आप इसको एनुअली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं ना। तो प्रीमियम आप जब चाहे जितने साल का चाहे उतने का टाइम का ले सकते हैं। और देखिए, पॉलिसी होल्डर चाहे तो कुछ दिनों का भी ले सकते हैं, वर्किंग दिन का, 1 हफ्ते का भी ले सकता है। और देखिए, जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है इसमें आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर जो भी पॉलिसी होल्डर है वो चाहता है कि मैं 6 महीने का जो प्रीमियम है उसको एडवांस में भर दूं तो वो भर सकता है, और बदले में उसको 1% का डिस्काउंट देखने को भी मिल सकता है। और अगर पॉलिसी होल्डर चाहे तो वो 12 महीने का भी एडवांस कर सकता है, बदले में उसको 2% का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जो आप पॉलिसी लेते हैं, जो भी स्कीम लेते हैं, तो ये सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग से होती है, मतलब ये सेंटर की है, मतलब गवर्नमेंट की रेगुलेटरी होती है। तो ये काफी, इसका जो भी प्रोसीजर है काफी सिंपल होता है, इजी होता है और रैपिड होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें आपको ज्यादा टाइम वाइम नहीं लगता। अगला है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ऊपर वाला था अर्बन के लिए, मतलब जो शहर में रहते हैं ना उनके लिए। अब यह रूरल यानी गांव वगैरह के जो लोग हैं वो कैसे अब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है। 1993 में क्या हुआ कि जो मल्होत्रा कमेटी थी उसने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जितने भी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो भी अपनी पॉलिसी वगैरह देती है, तो उसमें जो रूरल लोग होते हैं, रूरल एरिया के जो गाँव वगैरह के लोग होते हैं, तो उनका जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही ज्यादा कम होता है। क्योंकि गांव के लोगों को इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो होते नहीं है कि उनको समझ पाए कि पॉलिसी वगैरह क्या होती है, उनको कैसे लिया जाता है, कैसे प्रीमियम भरा जाता है। एक तो पॉलिसी इतनी महंगी होती है कि वो भर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जो लोग पॉलिसी लेते हैं वो कम ही लेते हैं, बहुत ही ज्यादा कम लेते हैं। तो देखिए, ऐसे में जो जितने भी गांव के लोग होते हैं, जो पोस्ट मास्टर होता है ना, जो गांव गांव जाके वो चिट्ठियां पहुंचाता है, जो डाकिया होता है, तो उनके मतलब अच्छे संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होता है, उनसे अच्छी बातचीत होती है, जो भी चिट्ठियां वगैरह पहुंचाते हैं। तो ऐसे में जो भी कमेटी थी उसने क्या करा कि जो पोस्ट मास्टर है उनकी हेल्प ली इंश्योरेंस को प्रमोट करवाने पे रूरल लेवल पर। तो जो पोस्ट मास्टर थे गाँव गाँव जाके बात करते थे लोगों से, कमेटी मतलब उनको बताते थे कि आपके लिए इंश्योरेंस कितना फायदेमंद है, आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो ऐसे करके जो गांव के लोग थे उनके बीच में जो इंश्योरेंस है उनके बारे में एक अच्छी धारणा बनी, उनको समझाया गया कि उनके लिए कितना फायदेमंद है। तो ऐसे करके जो इंश्योरेंस है गांव के लेवल पे पॉपुलर किया गया। चलिए देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया, कि आखिर जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है उसका इंडिया में क्या बेनिफिट्स हैं। पहला है नॉमिनेशन कैन बी चेंज। अगर आपने जब भी पॉलिसी ली है उसमें किसी का नाम दिया है, अगर आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं तो आप इजीली करवा सकते हैं। और अगर आप पॉलिसी के बदले लोन लेना चाहते हैं तो जो भी आपका लेंडर है उसका पॉलिसी देकर लोन ले सकते हैं। और अगर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल पॉलिसी खो गई है तो आप उसका डुप्लीकेट भी बनवा सकते हैं। और आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव भी करवा सकते हैं। जो आपने ऊपर सारे बेनिफिट्स पढ़े वही लगभग इसमें भी सेम है। और अगला है, आप होल लाइफ इंश्योरेंस को कन्वर्ट करवा सकते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस में। अब देखिए, आरपीएलआई में कुछ इंश्योरेंस स्कीम को बताया गया है, जैसे कि गर्मा सुरक्षा और है गर्मा सुविधा। तो इसके बीच में कंपैरिजन दिया गया, ऑब्जेक्टिव वगैरह बताए गए हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, आप इसको कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, मिनिमम क्या है इसमें वैल्यू, आप मैक्सिमम कितना इसमें प्रीमियम ले सकते हैं, वो सब इसमें बताया गया है। आपको कितना लोन मिल सकता है वो बताया गया है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला भी डिफरेंशिएशन बताया गया है 3 और
उसमें इंश्योरेंस प्लान है उनके बारे में बताया गया है, तो आप ये खुद से पढ़ लीजिएगा, टेबल में बताया गया है सब, इसको पढ़ लेना। अगला है पेंशन प्लान। तो देखिए जो ये पेंशन स्कीम होती है इसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड होती है, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक इंश्योरेंस कवर। यानी जब भी आपकी डेथ वगैरह हो जाती है तो आपको पैसे तो मिलेंगे ही, कवर रिकवरी तो मिलेगी, लेकिन साथ में अगर ये मैच्योर भी हो जाती है तो आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट करे हैं उसका कुछ परसेंट आपको वापस मिल जाएगा एज अ पेंशनर के तौर पर। अब देखिए जब भी आप ये स्कीम लेते हैं तो आपको रेगुलरली हर महीने इसमें प्लान में प्रीमियम में पैसे देने होते हैं। अब देखिए जैसे कि पीपीएफ था यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वैसे ही ये सिमिलर है। तो जैसे आप पीएफ में पैसे आप सेव करके रखते हैं और जब ये मैच्योर हो जाता है तो कुछ परसेंट के साथ आपको वापस मिल जाता है, जिससे जो आपका रिटायरमेंट है वो क्या सिक्योर रहता है और फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं। तो वैसे ही ये सेम ये भी रिटायरमेंट प्लान है जो आपकी हेल्प करता है इन्फ्लेशन को बीट करने में। लेकिन देखिए जो पीएफ होता है उसमें आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन जो रिटायरमेंट प्लान है इसमें आपको इंश्योरेंस मिलेगा, साथ में सेविंग तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको क्या है कि सिक्योरिटी भी मिलेगी। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ पेंशन प्लान कि आखिर पेंशन के प्लान के कितने टाइप होते हैं। पहला है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। तो एनपीएस जो होता है ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ये रिटायर्ड पीपल के लिए हेल्प के लिए बनाया गया है। जो भी लोग जो अपनी सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं तो वो ये नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, वो ये स्कीम ले लेता है और 60 साल तक जब वो रिटायर नहीं हो जाता उसमें 1,000 रुपए पर मंथ देता है। तो देखिए आपका जो पैसा है जो आपने प्रीमियम को दिया है तो वो डेट इक्विटी फंड वो उसमें क्या इन्वेस्ट किया जाता है। फिर वो आपसे प्रेफरेंस पूछते हैं कि आपका पैसा हम किस में लगाएं, जो आप बोलोगे उसमें लगा दिया जाता है। अब देखिए आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फंड चुना है, इक्विटी फंड चुना है, कोई स्टॉक चुन लिया है, कोई डेट फंड चुन लिया है, कुछ भी चुन लिया है, तो आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए जब भी आप रिटायर हो जाते हैं तो आप अपने जो भी आपने फंड में इन्वेस्ट करा है उसका 60% विड्रॉल कर सकते हैं और बाकी का जो 40% हिस्सा है वो आप कुछ भी खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके रिटायरमेंट प्लान है, जो भी आप चाहते हैं उसमें खर्च कर सकते हैं, या फिर एक इनकम के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं। अगला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। तो इसके बारे में मैं तो आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, 15 साल तक ये चलती है और आप इसमें 1.5 लाख एनुअली इसमें अकाउंट में डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स पे डिडक्शन भी देखने को मिल सकता है और इस पे आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल जाता है, 7.1% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। अब देखिए जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो आपके पैसे को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है। जो भी फंड होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए वो क्या मार्केट से लिंक नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के खुद के अलग से बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। अगला है ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो देखिए ये भी गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया जाता है, ये उनके लिए होता है जो सैलरी वर्कर होते हैं, मतलब जिनको सैलरी मिलती है। तो जो भी ये एम्प्लॉय मतलब ईपीएफ में अकाउंट खुलवाते हैं तो जब भी उनकी सैलरी आती है तो ऑटोमेटिकली उनकी सैलरी इसमें चली जाती है, कट जाती है ना। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी पहले से डिटरमाइन होता है, नहीं फिक्स होता है। तो जब भी ये मैच्योर होता है तो आपको उस इंटरेस्ट के साथ आपको ये सारे पैसे मिल जाते हैं। तो ये मैच्योर हो गया आपके रिटायरमेंट पर, जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है या फिर आप 60 साल से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं तो जब ये मैच्योर हो जाती है। अगला है एन्युटी प्लान्स विद इंश्योरेंस कवरेज। तो देखिए ये जो प्लान है ये आपको एक लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है और एक स्टडी इनकम भी देता है। तो देखिए एन्युटी प्लान का मतलब है एनुअली प्लान, मतलब एक जो साल में जितने भी प्लान है आपके वो होता है, मतलब एक साल का कोई भी प्लान वो भी इंश्योरेंस कवरेज के साथ। तो देखिए ये जो प्लान होता है एनुअली, इसका मेन एम या टारगेट होता है कि आपको और आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना और आपको एक स्टडी इनकम देना। लेकिन देखिए कुछ प्लान ऐसे भी होते हैं जो आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, जैसे कि एन्युटी प्लान के दो टाइप होते हैं, एक तो है डिफरेड एन्युटी और दूसरा है इमीडिएट एन्युटी। तो देखिए जो डेफरेट एन्युटी होता है एक टाइप का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंश्योरेंस कंपनी आपकी हेल्प के लिए बनवाती है। इसमें क्या होता है कि आपके जो फंड होते हैं उसको आप डेवलप करते हैं आप अपने रिटायरमेंट के लिए। अब देखिए ये आप पे डिपेंड होता है कि आप तो एक बार सिंगल प्रीमियम पेमेंट भी कर सकते हैं या रिक्यूरिंग बेसिस पे भी कर सकते हैं। सिंगल मतलब आप एक ही बार में पूरे प्रीमियम का पैसा दे दें, रिक्यूरिंग मतलब आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने करके ऐसे पॉलिसी को पैसे दें। अब जो भी आप पैसा अपनी स्कीम को देते हैं तो उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। और देखिए जब भी आप ये पॉलिसी लेते हैं तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो आपके रिटायरमेंट पे डिपेंड करता है। जब भी आप रिटायरमेंट लेंगे वहीं पर आपका जो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और आपका सारा पैसे मिल जाते हैं। अगला है इमीडिएट एन्युटी। तो ये भी एक टाइप का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंश्योरेंस कंपनी और एक इंडिविजुअल एक पर्सन के बीच में होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो भी पर्सन है जो भी पॉलिसी लेता है वो एक लमसम अमाउंट पे करता है प्रीमियम के लिए और फिर उसको लाइफ लॉन्ग इनकम मिलती है। तो इसको इंश्योरेंस कंपनी द्वारा गारंटी मिली जाती है कि आप जब भी प्रीमियम के पैसे आप दे रहे हैं तो आपको जब भी आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको ये सारे पैसे आपको एक इनकम लॉन्ग लाइफ इनकम के तौर पे मिलती रहेगी। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ पेंशन प्लान। तो देखिए पहली बेनिफिट तो यही है कि आपको एक गारंटीड पेंशन मिलेगी, यानी आपको एक इनकम मिलेगी आपके रिटायरमेंट के बाद। तो देखिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी होते हैं उनको तो वैसी पेंशन मिलती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो वो ये
पॉलिसी या प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनको रिटायरमेंट के समय पेंशन मिलती रहे। अगला है टैक्स इफिशियंसी। तो आप जब भी कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपको टैक्स डिडक्शन देखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए जो अटल पेंशन योजना है और जो नेशनल पेंशन स्कीम है इसमें आपको मिल सकता है टैक्स डिडक्शन। अगला है लिक्विडिटी। तो आपको एक तरलता मिलती है। लिक्विडिटी से ये है कि आप जब चाहे इसमें आप प्लान को मैच्योर करवा सकते हैं। आप जब भी रिटायर होंगे आपका प्लान मैच्योर हो जाएगा और आप आसानी से विड्रॉल भी करवा सकते हैं। आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा और आपको इसके बदले आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। आप जब भी प्लान लेते हैं ना पॉलिसी के बदले लोन भी ले सकते हैं। अब अगला है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इसके बारे में मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। यूलिप एक टाइप का ऐसा पॉलिसी है या एक प्लान है जिसमें आप अपने पैसों को प्रीमियम के जो इन्वेस्ट करते हैं ना पैसे, तो आपके जो पैसे आप प्रीमियम के लिए देते हैं उन पैसों को स्टॉक में, बॉन्ड में, जो भी सिक्योरिटीज होती है उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। फिर जो प्रॉफिट होता है ना तो वो आपको दे दिया जाता है। तो इसमें आपको क्या एक एक्स्ट्रा जो फायदा होता है वो भी मिलता है, आपकी वेल्थ जनरेट होती है और साथ में आपको इंश्योरेंस प्लान भी मिलता है। तो यानी ये जो प्लान है पॉलिसी है ये कॉम्बिनेशन है आपकी एक इन्वेस्टमेंट का और एक इंश्योरेंस का। तो हम सीधा चलते हैं टाइप ऑफ यूलिप्स। जो यूलिप है यानी जो प्लान है इसके कितने टाइप होते हैं। तो पहला है इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड होता है किसी भी कंपनी में थोड़ी सी इक्विटी लेना है। जो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना वो ये इक्विटी फंड में ही आता है। आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं यानी वो आप उसकी कंपनी की थोड़ी सी इक्विटी ले रहे हैं। तो जो भी आप ये यूलिप प्लान लेते हैं तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अगला है इनकम फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड बॉन्ड फंड। अब देखिए जो बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास कोई जमीन है तो जमीन के जो कागज होते हैं उन्हीं को हम बॉन्ड बोलते हैं। तो आपके जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट के बॉन्ड में लगाए जा सकते हैं या फिर किसी ऐसे स्कीम में लगाए जा सकते हैं जिसमें आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिले। अगला है कैश फंड। तो देखिए जो यूलिप होता है आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है मनी मार्केट फंड में, कैश, बैंक डिपॉजिट और अदर जो भी लो रिस्क मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना तो उनमें इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वहां पे क्या है लो रिस्क होता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता है और आपके पैसे को बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। अगला है बैलेंस्ड फंड। तो देखिए जो बैलेंस फंड होता है ये मोस्ट स्टेडी एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका है, मतलब ये सबसे फायदेमंद होता है। लेकिन देखिए इसमें हाई रिस्क होता है। जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें काफी ज्यादा हाई रिस्क होता है, लेकिन इसमें जितना बड़ा रिस्क होगा तो उतना बड़ा ही रिवॉर्ड भी होगा। तो अब देखिए बताया गया है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वो क्या क्या है और अब बताया गया है क्रिएटिंग वेल्थ। जो ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो सबकी जो वेल्थ है वो कैसे क्रिएट होती है। तो ये सब मैं आपको शॉर्ट में बता चुका हूँ। अब हम सीधा चलते हैं यूलिप और जो म्यूचुअल फंड है इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझेंगे। तो देखिए मैंने आपको यूलिप भी पढ़ा दिया है, म्यूचुअल फंड्स भी बता दिया है। जो म्यूचुअल फंड होता है वो भी एक टाइप के ऐसे फंड होता है, जब भी आप उसको लेते हैं फंड तो वो भी आपके पैसों को स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनमें इन्वेस्ट करता है। तो अब हम समझेंगे दोनों ही हमारे पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए ये रहा यूलिप, ये रहा म्यूचुअल फंड। अब सबसे पहले देखेंगे इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यूलिप में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट का और एक सेविंग का। मैंने आपको पहले बताया था ना इसमें क्या होती है, सेविंग भी होती है आपकी। जब भी आपकी ये जो प्लान है मैच्योर हो जाता है तो आपको जितने पैसे आपने इन्वेस्ट करें वो आपको वापस मिल जाते हैं। अब देखिए आपको जब भी आप ये प्लान लेते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ता है, आपको एक पोर्शन डिसाइड करना पड़ता है कि इतना परसेंट तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए और इतना परसेंट है वो सेव कर दीजिए। वो आपके ऊपर होता है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं आप इस प्लान को, तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरा 50,000 आप इन्वेस्ट कर दीजिए और 50,000 मेरा सेव कर दीजिए। तो जब भी मैच्योर हो जाएगा तो जो भी आपका सेव किया हुआ पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा और जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें जो भी फायदा होता है वो भी आपको वापस मिल जाता है। लेकिन देखिए म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, इसमें कोई भी सेविंग वगैरह नहीं होती है। इसमें प्योर इन्वेस्टमेंट होती है। जो भी जितना भी आप पैसा देंगे, 1 लाख रुपए देंगे तो 1 लाख का 1 लाख आपका पूरा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अगला है एम। दोनों का एम क्या है। तो देखिए यूलिप में क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, काफी लंबे समय के लिए होती है। जब भी आप इसमें सेविंग करते हैं ना तो इसमें जब भी आप कुछ बहुत सालों का प्लान होता है ये। लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे कि आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया, 1 महीने बाद भी निकाल सकते हैं, 6 महीने बाद निकाल सकते हैं या 1 हफ्ते बाद भी निकाल सकते हैं। अगला है टैक्स बेनिफिट। तो जैसे कि यूलिप एक इंश्योरेंस प्लान है तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। मतलब जब मैच्योरिटी के बाद आपको सारा जो पैसा मिलेगा ना आपको प्योर पैसा मिलेगा, उसमें से कोई भी टैक्स नहीं काटा जाएगा। लेकिन देखिए म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, इसमें जो भी आपका फायदा होगा उसमें आपको टैक्स काटा जाएगा। अब देखिए अगर आपने डिपेंड करता है कि आपकी होल्डिंग का पीरियड कितना है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो आपका 15% तक टैक्स कट सकता है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो आपका 10% तक कट सकता है। अब अगला है लॉक्ड इन पीरियड, कि मतलब ये कितने पीरियड के लिए होती है ये प्लान। तो देखिए जो यूलिप है ये कम से कम 5 साल तक के लिए होता है। लेकिन देखिए जो म्यूचुअल फंड है इसमें कोई भी पीरियड लिमिट नहीं है। आप 1 दिन के लिए करवा सकते हैं, 6 महीने के लिए करवा सकते हैं, 1 साल के लिए करवा सकते हैं, 10 साल तक के लिए करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगला है रिस्क कवर। अब देखिए जब भी आप यूलिप लेते हैं यानी प्लान लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जब भी जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो भी नॉमिनी होता है, जिसका भी नाम वो देता है, तो वो सारा पैसा उसको मिल जाता है, सारा रिकवर उसको मिल जाता है, कवरेज। लेकिन देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, तो देखिए म्यूचुअल फंड में होता है कि जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सारा पैसा वगैरह तो नॉमिनी को नहीं मिलता, लेकिन नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर की जगह रख दिया जाता है। मतलब जो भी उसने पैसा इन्वेस्ट करा है ना, पॉलिसी होल्डर तो हट गया, अब जो नॉमिनी है ना मतलब उसका पैसा लगा हुआ इन्वेस्टमेंट पे। अब जब भी इन्वेस्टमेंट का वो नॉमिनी के ऊपर है कब उसको निकलवाना चाहता है।
मतलब ऐसे समझ लीजिए पॉलिसी होल्डर ने इन्वेस्ट करा है पैसा, अब पॉलिसी होल्डर की जगह जो नॉमिनी थे ना, अब उसका पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।